हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने पिछले सेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन को हल कराया था। इस सेशन में भी हम कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग भोजन पर, 30% भाग मकान के किराए पर तथा 35% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह जो है माह के अंत में 6,000 रुपए की बचत कर लेता है तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल मासिक आय कितनी है। यहाँ ये सवाल आपका पहला है। और यहाँ पर देखिए मासिक आय का, और यहाँ पर भोजन पर, और इस तरह से यहाँ पर पिछले टाइप में हमने बताया था, पिछले सेशन में आपको शेष का जब पूछा था, तो जब शेष का पूछा था तो वहां पर क्या करते थे हम, जो बचता था उसका फिर शेष निकालते थे, उसका जितना परसेंट करता था वो कर देते थे। यहाँ पर किसी का शेष का यहाँ पे इसमें नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको बिल्कुल आसान से हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेष का नहीं दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भाग भोजन पर, 30% भाग मकान के किराए पर और 35% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह माह के अंत में 6,000 रुपए क्या करता है, बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्योंकि इसमें शेष का तो थोड़ा उसमें बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए, तो अगर मान लीजिए पहले तो सब कितना कितना खर्च करता है, यहां पर मान लीजिए कि उसकी जो मासिक जो आय है, उसकी मासिक जो आय है वो कितना है, मान लीजिए 100। उसकी मासिक आय कितनी है, 100 है। तो वो क्या करता है, अब यहां पर देखिए जोड़ लीजिए, वह जो है भोजन, यानी अपनी आय का 20% भोजन पर, तो भोजन पर कितना, 20% खर्च करता है। और फिर उसके बाद मकान के किराए पर, यानी मकान के किराए पर कितना खर्च करता है, 30% खर्च करता है। और आगे 35% अन्य मद पर, तो अन्य मद पर कितना करता है, अन्य मद पर वो जो कितना खर्च करता है, वो 35% खर्च करता है। अब इसको जोड़ लीजिए, यहां जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50 और 35, 85, ये 85% हो गया। जो है वो कितना खर्च करता है, 85, और उसकी जो टोटल जो आय है वो 100 है। यहां पर अब जो है खर्च, यानी कि शेष निकालेंगे। शेष तो हम 100 में से इस 85 को घटा देंगे, तो कितना आ गया, 15। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे ये हमारा खर्च आ गया कि टोटल खर्च 85% है, तो जो शेष बचा वो बचत होगी, कितना होगा, 15। वो 15% की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। और वो 15% किसके बराबर है, यहाँ पर कह रहा है माह के अंत में 6,000 बचाता है, तो वहां पर जो है वो यहाँ जो हो जाएगा 15% बराबर ये कितने के हो जाएगा, 6,000 के। तो यहाँ पर अगर 1% करेंगे तो यहाँ 6,000 बटा के क्या हो जाएगा, 15। और यहाँ पे 100% अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 बटा के 15 और गुणे 100। और 15 से काटेंगे, 15 चौक के 60, यहाँ आ गया 400 में जो है 2 जीरो और लगा दीजिए, कितना आ गया, 40,000। उसकी जो मासिक आय है, जो उसकी मासिक आय वो कितनी है, 40,000 रुपए। कितने रुपए, 40,000 रुपए। तो इसको हमने देखा कि यहाँ पर शेष का ना पूछ करके बिल्कुल एकदम डायरेक्ट पूछा है कि वह जो अपनी आय का 20% मकान भोजन पर, 30% जो है मकान के किराए पर और 35% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। तो बताइए उसकी जो है वो माह के अंत में 6,000 रुपए भी बचा लेता है। तो हम खर्च जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर हम उसको से जो है 100 में से घटा देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वो बचत निकल जाएगा कि जो है 100 रुपए में कितना बचाता है, तो 100 में इतना बचाता है, 15% बचाता है, तो वो 6,000 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या करता है, महीने में 6,000 बचाता है। तो उस हिसाब से हम जो है ऐसे 100% का जब निकालेंगे तो हमारा 40,000 आ जाएगा।
इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर प्रारंभ की, अब यहां हमको प्रारंभ की, अगर इसको हम शार्ट तरीके से लगाएंगे तो प्रारंभ जैसे लिखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रारंभिक कुल धनराशि आर गुणे 100 अपान के 100 माइनस के सब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ जय जितना परसेंट दिया होगा उसको आपस में जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? जब यहाँ शेष का ना पूछ करके डायरेक्ट परसेंट जब पूछता है कि इतना परसेंट इस पे इतना परसेंट इस पे खर्च करता है, तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे सबको। तो आइए इसको हल करते हैं। जो शेष यहाँ पर है वो 6000 है, तो 6000 यहाँ पे गुणा, यहाँ पे 100 करेंगे ऊपर, अपान के यहाँ पे 100 और माइनस के कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे 20। ये जो 20% है, 30% है, 35% है, इसको आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6000 और गुणे 100 और बटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस के 85। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6000 गुणे 100 बटा के 15 से काटेंगे, 15 चौक के 60। यहाँ 400 का गुणा 100 में करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? इतना रुपए। यही हमारा मासिक, उसकी मासिक आय कितनी आ गई? मासिक आय कितनी आ गई? 40,000 रुपए। इस तरह से हम इससे भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमने ऐसे भी बेसिक तरीके से भी बता दिया और इस ये वाले तरीके से भी बता दिया कि जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 3/10 भाग भोजन पर, 1/4 भाग मकान के किराए पर और 2/5 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि माह के अंत में वो 800 रुपए बचा लेता है तो ज्ञात कीजिए उसकी कुल मासिक आय कितनी है। ये थोड़ा आपका वो भिन्न के टाइप में आ गया, वो आपका किस में था? परसेंटेज में था, लेकिन यहाँ ये भिन्नात्मक रूप में जब आ जाएगा तब उसको कैसे लगाएंगे? चलिए इसको हल करते हैं। जो उसकी आय है वो हम मान ले क्या? 1 भाग। उसकी जो आय है वो क्या है? 1 भाग। आगे खर्च कितना करता है तो सब खर्च जोड़ लीजिए। यहाँ 1/3 बटा के यहाँ पे 10 है, प्लस 1/4 है और प्लस 2/5 है। ये इतना खर्च करता है तो खर्च जोड़ लीजिए, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो 10 दूना 20 और 2 तिहाई 6, यहाँ पे प्लस 4 25 20 5 और यहाँ 5 चौक के 4 दूनी 8। ये कितना आ गया? खर्च कुल निकालेंगे तो 6 5 11 19, 19 बटा के 20 वो क्या आ गया? हमारा खर्च आ गया। यानी खर्च कितना करता है? 19 बटा के 20 और आय कितनी है? 1 भाग। तो हम क्या कर लें? उसकी जो है बचत निकाल लें। उसकी बचत कितने की हुई? तो 1 में से हम 19 बटा के 20 घटा देंगे तो 20 से कम 20 में से 19 जाएगा तो 1 बटा के 20। ये 1 बटा के 20 हमारा क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? बचत हो गई। बचत हमारी कितनी हो गई? 1 बटा के 20 की। और उसकी जो है ये बचत है जो यहाँ पे 1 बटा के जो 20 होगा वो किसके बराबर होगा? 800 के बराबर होगा। 800 के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 800 वो बचा लेता है तो माह के अंत में वो कितना बचा लेता है तो बचत वही हो गई। तो ये भी बचत है तो 1 बटा के 20 बराबर इतना। और जब हम 1 भाग निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, ये इसके बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये क्या है? भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1 भाग बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 800 और गुणे 20 और बराबर के कितना आ गया? 16,000। तो उसकी जो मासिक जो है आय है वो मासिक आय कितनी हो जाएगी? मासिक जो आय है वो कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। मान लेंगे कि उसकी आय 1 है, यानी 1 भाग उसकी आय है और वो टोटल कितना खर्च करता है। तो यहाँ जो एकदम डायरेक्ट दिया है, यहाँ शेष का नहीं पूछा है। अगर शेष का पूछता तो ये थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा और टिपिकल थोड़ा हो जाता। तो इसको दूसरे तरीके से तब लगाते हैं। यहाँ पर वो कुल खर्च किया है कितना, शेष का ना पूछ करके यहाँ पे बिल्कुल एक
भाग में दिया कितना इतना भाग खर्च करता है। जब इतना इतना भाग दिया है तो इसको हम सीधे जोड़ लेंगे खर्च, और जो है एक में से घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा, और वो बचत क्या होगा, वो उसकी मासिक बचत के क्या हो जाएगी, बचत बराबर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम उसके एक भाग में निकालेंगे तो हमारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो कितना आ गया, 16,000 रुपए उसकी मासिक आय हो जाएगी। अगर इसको हम शार्ट तरीके से लगाएं तो हम इसको प्रारंभ की, इसको लगाएंगे इस तरह से कि प्रारंभ की धनराशि, प्रारंभ की धनराशि बराबर यहाँ पे लिखेंगे R और गुणे यहाँ पे 1/1 माइनस के यहाँ पे लिखेंगे A/KB प्लस C/D प्लस E/F। बस यही हमको करना है और हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसको जब हम करेंगे इस तरह से, ये हमारा एक ट्रिक है, इससे भी हम जल्दी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये है R यानी ये शेष है, तो शेष धनराशि वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कितना बचा रहा है, 800 रुपये, तो 800 हो जाएगा गुणे यहाँ 1/1 माइनस के इसको जोड़ेंगे A/B का मतलब ये पहला भिन्न और दूसरा भिन्न तीसरा भिन्न, यहाँ 3 दिया है, 3 फ्रैक्शन 3 भिन्न दिया है, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1/3 पहले 10 है और प्लस यहाँ पर 1/4 है और प्लस यहाँ पे 2/5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया था, 800 गुणे यहाँ पे 1/1 माइनस के अभी जोड़ेंगे तो हमारा आया था 19/20, यहाँ 19/20 कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम फिर एक बार 800 गुणे यहाँ पे जब घटाएंगे तो 19 से कम 19 में से 20 जाएगा, एक जो है 19 जाएगा 20 में से तो एक बचेगा, तो यहाँ 1/के यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 800 और गुणे यहाँ 20 ऊपर पलट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना 16,000। तो उसकी जो मासिक आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16,000। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप लगा लीजिए। तो ये प्रारंभ की धनराशि है, यहाँ पर R है, R गुणे 1/1 माइनस के A/KB प्लस C/D प्लस E/F, उससे हम लगाएंगे, इससे भी हम लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/5 भाग अपनी पत्नी को तथा शेष संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्र को और शेष संपत्ति का 2/3 भाग अपनी पुत्रियों के मध्य बांट देता है। कह रहा तथा, और आगे कह रहा है कि तथा शेष 4 लाख रुपए बैंक में जमा करता है। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसकी यानी उस व्यक्ति की संपत्ति कुल कितने रुपए की थी, यानी उसकी प्रारंभिक आय पूछ रहा है कितने रुपए की थी। जब वह क्या करता है कि इतने रुपए अपनी जो है पत्नी को देता है और फिर जो बचता उसका शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को देता है, फिर शेष जो बचता उसका 2/3 भाग अपने पुत्रियों में बांट देता है, फिर उसके बाद जो बचता है वो 4 लाख रुपए क्या करता है, बैंक में जमा करता है। तो उसकी जो है कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास जो है प्रारंभ में कुल कितने रुपए की संपत्ति थी, यानी उसकी जो है प्रारंभ में जो उसकी आय है वो कितनी है पूछा है। वो प्रारंभ में आय हम मान लेते हैं, कुल संपत्ति हम मान ले कितना है 100। अगर उसकी संपत्ति कुल क्या है 100 रुपए, तो वो क्या करता है उसी का 1/5 यानी इसी का यानी इस 100 का 1/5 वो 1/5 भाग क्या करता है पत्नी को देता है। तो इसी जो है 100 का 1/5 हम निकालेंगे तो आएगा 20, यानी 20 रुपए वो क्या करता है अपनी जो है अपनी पत्नी को देता है। तो बचा कितना आपका 80 बचा, जो इस 80 में क्या किया आगे कह रहा है अपने जो है शेष संपत्ति अपने पुत्र को दी, यानी कितना 1/4 किसको दिया, पुत्र को दिया। तो 80 का जो है 1/4 निकालेंगे तो आएगा 20। तो 20 रुपया फिर क्या करता है अपने पुत्र को देता है, फिर 2/3 अपने पुत्रियों को देता है। तो जो 20 में से यहाँ घटाएंगे 60 रुपए बचा, 60 का भी हम क्या निकालेंगे, वो अपनी पुत्रियों को दे रहा है 2/3, किसको दे रहा है पुत्रियों को। तो पुत्रियों को निकाल लीजिए, यहाँ पे 2/3 गुणे यहाँ पे 60, तो काटेंगे तो 20 तिहाई 60, तो 20 दूनी 40। तो 40 रुपया क्या किया वह अपने पुत्रियों को दिया। यहाँ पत्नी को 1/5 100 का 1/5 निकालेंगे 20 रुपया आएगा, और फिर जो बचा तो 100 में से हम 20 घटाएंगे तो 80 बचा। ये 80 में 1/4 कुछ को दिया
अपने पुत्र को दिया, तो पुत्र को 80 का 1/4 निकालेंगे 20 आएगा। तो फिर जो बचा 60, इस 60 का 2/3 किसको दिया? अपने पुत्रियों को दिया। तो वो जो है 2 यानी 60 का 2/3 निकालेंगे तो आएगा 40। तो 40 रुपए उसको दिया। और बचा कितना हमारा? अब शेष कितना बचा? तो आप जोड़ लीजिए, यानी 40 यानी कुल खर्च, यानी कि कुल खर्च या कुल दिया, यानी कितना दिया? अब यहाँ पे जोड़ेंगे 20 + 20 + के 40 बराबर कितना हो गया? 80 रुपये। 80 तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बचत उसके पास बचा कितना? तो 100 में से हम क्या करेंगे? 80 को घटा देंगे, आएगा 20। तो 20 बचाता है कितने में? 100 रुपए में, यानी कि 100 रुपए खर्च करता है तो 100 रुपए में 20 रुपए बचाता है। तो जो ये 20 होगा वो किसके बराबर होगा? वहां 4 लाख के क्या हो जाएगा? बराबर है। तो यहां पर निकाल लीजिए, यहां जो 20 होगा जो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 लाख के बराबर हो जाएगा। तो 1 के बराबर, 1 रुपए के बराबर हो जाएगा कितना? इतना। 4 लाख बटा के 20, तो यहाँ पे 100 का निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 4 लाख और बटा के 20 गुणे क्या हो जाएगा? 100। यानी इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40, यानी कि यहाँ पे हो गया 20,000। 20,000 का हम 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 20 लाख। तो उसकी जो प्रारंभ में जो संपत्ति थी वो कितनी थी? 20 लाख। जो प्रारंभ में उसकी कुल संपत्ति थी, कुल संपत्ति कितनी थी? वो 20 लाख। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर शेष का पूछेगा तो हम मान लेंगे प्रारंभ में उसकी जो कुल संपत्ति 100 रुपए है, वो उसका जितना भाग जिसको दे रहा है उसको निकाल करके फिर जो शेष में से घटा करके ऐसे कम करते चले जाएंगे, और जो है लास्ट में जो बचेगा वो शेष के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर हम 100 निकालेंगे, 100 पे रख करके उसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 20 लाख रुपए। वो क्या करता है? वो 20 लाख उसकी कुल संपत्ति थी। अब वो जो है इसका जब निकालेंगे 1/5, 2/3 या 1/4, तो वो अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को जितना दिया उतना भाग भी हम क्या कर सकते हैं? रख करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा, जो यहाँ पे आय से संबंधित प्रश्न था, यहाँ हमने भिन्नात्मक रूप में भी 2 देखा, और इसके पहले हमने आपको जो है उस तरह का परसेंटेज का भी बनता है कि 20% इसको दिया, तो इस तरह से भी प्रश्न जो बनता है उस टाइप के भी प्रश्न को हमने देखा। अब आगे देखते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न भी अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है और इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो जो नया घोल है उसमें चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो पहले 15 लीटर में 40% क्या है? चीनी है। तो पहले जो 15 लीटर है, 15 लीटर इनका हम पानी और चीनी दोनों अलग अलग निकाल लें। तो 40 हम लिख दे रहे हैं चीनी और इधर लिख दे रहे हैं पानी। तो चीनी कितना है? 15 का 40% चीनी है, तो 15 का हम 40% चीनी निकाल लें तो 40 बटा के 100 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 यहीं 15, यानी कि 6 लीटर क्या हो गया यहाँ पे? चीनी। और पानी कितना है? पानी तो यहाँ पे 15 में से हम घटा देंगे 6, तो आ जाएगा 9, यानी 9 लीटर पानी है और 6 लीटर क्या है? चीनी। आगे उसमें क्या कह रहा है? इसमें 3 लीटर पानी क्या किया जा रहा है? और मिला दिया जा रहा है। 3 लीटर पानी और मिलाने पर नया घोल, जो नया घोल होगा तो पानी बढ़ेगा, तो पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा? 3 बढ़कर के क्या हो गया? 18। तो पूछा है कि चीनी का, तो चीनी इसमें तो 6 है पहले, तो चीनी का प्रतिशत, तो चीनी का प्रतिशत निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ चीनी लिखेंगे ऊपर, कितना है चीनी? 6, और कुल घोल कितना है? अब 18 है, गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 से काटेंगे 2 तिहाई, या 3 से काटिए तो 3 एक कम 6 एक कम 6 और 6 3 18, ये कितना आ गया? 100 बटा के 3,
और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। इतना परसेंट क्या है चीनी, यानी चीनी का प्रतिशत कितना है 33 सही 1/3%। तो इस तरह से 15 लीटर में वो जो कह रहा है कि 40% क्या है चीनी है, तो 40% निकालेंगे तो 6 लीटर आएगा, और पानी कितना हो गया 9 लीटर हो गया। अब उसमें 3 लीटर और मिला दिया जा रहा है, तो नया घोल जो होगा वो 15 पहले था, 3 और जुड़ करके 18 हो जाएगा। तो उसमें चीनी कितना है चीनी का, तो ये 6 है, 6 लीटर चीनी है, तो 6 बटा के जितना नया घोल है वो पूरा और गुणा 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आ जाएगा कितना नया जो है चीनी का प्रतिशत कितना है 33 सही 1/3%। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बालू तथा लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% बालू है, इसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। बालू और लोहे का कितना है, वो 10 किलोग्राम मिश्रण है, उसमें 20% क्या है लोहा है और बाकी क्या है बालू है। वो कह रहा है कि उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि जो लोहा है वो क्या हो जाए वो 10% हो जाए। तो चलिए 10 केजी है और 10 केजी में जो है 10 किलोग्राम है बालू, एक तरफ यहां हम बालू लिख ले रहे हैं, यहां लोहा। तो बालू कितना है, लोहा 20% है, तो लोहा यानी 10 का अगर हम 20% निकाल दें तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, यानी कि लोहा जो है वो 2 केजी है। तो बालू कितना हो गया, तो यहाँ पे 10 में से हम 2 घटा देंगे तो 8 केजी आ गया। अब आगे अगर इस तरह से हम लिखेंगे कि यहाँ पे बालू है और यहाँ पे लोहा है, जो दोनों का अनुपात है, तो यहाँ पे बालू कितना 8 है, तो लोहा कितना है 2 है। आगे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि बालू और लोहा जो है उसमें कह रहा है उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए। तो इसमें हम यक्स बालू में यक्स मिला दें, यानी हमने मान लिया कि जो बालू है वो यक्स मिला दिया गया, यक्स किलोग्राम मिला दिया गया, तो जिससे जो क्या होगा कि लोहा, तो लोहा कितना हो जाए 10% रहे, तो 10% रहेगा तो यहाँ पे 10 यहाँ लिखेंगे कितने में से 90, तो 90 बटा के क्या हो जाएगा 10, और बीच में क्या हो जाएगा बराबर दे देंगे, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अब इसको हल कर देते हैं, यानी 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पर जो है ये 8 प्लस के x और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या कराएंगे यहाँ पे 18 माइनस के 8 कर देंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो बालू को क्या किया गया कि बालू इसमें कितना और मिला दिया है, तो 10 केजी मिला दिया जाए। तो बालू अगर 10 केजी मिला दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बालू उसमें जब तब लोहा उसमें क्या होगा 10% रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है कि बालू तथा लोहे में 10 किलोग्राम के मिश्रण में वो 20% क्या है लोहा, उसमें कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो हम 10 केजी में कितना जो लोहा है 20%, उसका 20% 2 केजी हो गया, और बालू फिर निकाल दीजिए 8 आ गया। तो कह रहा है कि बालू और लोहा, तो आप ऐसे बालू लोहा लिख लीजिए, वो कहा है कि 10% रह जाए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बालू है 8 है, उसमें कितना कह रहा है बालू और मिला दिया जाए, हमने x मिला दिया, और नीचे जो लोहा है लोहा को उसमें कुछ मिलाना नहीं है तो वो वैसे ही रख देंगे। और आगे जो है उसमें वो कह रहा है कि जो है लोहा 10% हो जाए, तो लोहा को आप नीचे 10% कर दीजिए, तो बचा 100 में कितना 90, तो जो बालू होगा वो 90 होगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी 8 प्लस x बराबर के क्या हो गया 18 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 18 में से 8 घटा देंगे तो जो है आ जाएगा 10, यानी कि उसमें बालू 10 किलो और मिला दिया जाए 10 केजी, तो क्या हो जाएगा उसमें जो है लोहा की मात्रा कितनी रह जाएगी 10%। तो ऐसे अक्सर एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, और आगे देखते हैं अगले टाइप पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक नींबू के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 60 रुपए में 6 नींबू अधिक आने लगे, तो ज्ञात कीजिए एक नींबू का प्रारंभिक मूल्य कितना है और एक नींबू का परिवर्तित मूल्य क्या है, यानी बाद का मूल्य क्या है और पहले का मूल्य क्या था। तो दोनों को हमको ज्ञात करना है। अगर इस तरह से आपको बनते हैं तो जो बेसिक से लगाएंगे तो इसका बहुत लंबा जाएगा, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका है, अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है
ए बटा के n गुणे x बटा के 100 प्लस माइनस x और परिवर्तित मूल्य निकालना है। परिवर्तित मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, a बटा के n गुणे यहाँ पे x बटा के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये दो फार्मूले से हम दोनों निकाल लेंगे, एक नींबू का प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे और एक नींबू का परिवर्तित मूल्य निकाल लेंगे। और ए फार जो होता है वो क्या होता है, ए फार जो होता है वो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट माने यानी कि मूल्य जो जितना दिया है वो, और एन फार होता है वो जो संख्या, नंबर, क्वांटिटी। यहाँ पर जो 6 नींबू ये यहाँ लिखेंगे और आगे यहाँ पर जो x है, x बराबर चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, x हो जो है वो परसेंटेज हो दिखाता है। वो जैसे 20% वो क्या करता है, परसेंटेज को दिखाता है, कितना परसेंट की वृद्धि हुई या कमी, ये परसेंटेज को दिखाता है। ये हमको क्या करना है, इतना अगर हम तैयार कर लेंगे कि प्रारंभिक मूल्य बराबर जो होता है a बटा के n गुणे x बटा के 100 प्लस माइनस के x और परिवर्तित मूल्य बराबर a बटा के n गुणे x बटा के 100, तो हम आराम से लगा लेंगे। अब यहाँ a और b देखते हैं। पहले हम निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य बराबर वही होगा a बटा के n गुणे यहाँ पर x बटा के 100 प्लस माइनस के x। अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे a माने क्या, यानी कि 60 और यहाँ 6 नींबू यानी n नंबर में क्या 6 नींबू अधिक मिलता है तो वो लिखेंगे, और गुणे यहाँ पे 20% की कमी हो जा रही है तो 20% की कमी, तो 100 में से भी हम प्रारंभिक मूल्य जब निकालेंगे तो 20 क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बटा के 60 बटा के 6 गुणे यानी 20 बटा के क्या हो जाएगा 80, यानी 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ काटेंगे 6 से, ये 6 यहाँ 10 आ गया। अब 2 चौक के क्या हो गया, 2 चौक के 8 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 5 बटा के 2, यानी 5 बटा के 2 का मतलब 2.5 रुपए, यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य है, यानी एक नींबू का जो प्रारंभिक मूल्य था वो 2.5 रुपए था, 2.5 रुपए था, ये प्रारंभिक मूल्य आ गया। अगर आपको परिवर्तित मूल्य निकालना हो तो उसके लिए हमने आपको बताया a बटा के n गुणे x बटा के 100, इस पे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर निकालिए तो a बटा के जो अमाउंट है कितना है, 60 रुपए में कितना नींबू 6 अधिक आते हैं, और गुणा यहाँ x कितना कम हो रहा है 20, कितना 100, नीचे 100 लिखेंगे। जब परिवर्तित मूल्य करेंगे तो नीचे 100 में से नहीं घटाएंगे, जब प्रारंभिक मूल्य करेंगे तब वहां 100 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे जब इसको काटेंगे 20 पंचे 100, यहाँ से काटेंगे तो 6 एक कम 6 10 आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि जो परिवर्तित मूल्य हो गया वो 2 रुपए आया। तो प्रारंभिक जो है मूल्य कितना आया 2.5 रुपया, और जब परिवर्तित मूल्य आ गया तो हमारा कितना आ गया 2 रुपए। 2 रुपए में एक नींबू मिलता है, यहाँ 2.5 रुपए में प्रारंभ में 2.5 रुपए में एक नींबू मिलता था, और जो है परिवर्तित हो गया 20% जो है उसकी कमी हो गई तो कम कर दिया गया नींबू का दाम, तो उसका 60 रुपए 6 नींबू, यानी कि एक नींबू का दाम जो है कितना आ गया 2 रुपए। तो परिवर्तित मूल्य में जो है एक नींबू का दाम 2 रुपए और प्रारंभिक मूल्य कितना था, वो 2.5 रुपए एक नींबू का दाम था। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे, और आगे देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 100 रुपए में 500 ग्राम कम चावल आने लगा, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में चावल का प्रति केजी मूल्य कितना था, मूल्य परिवर्तित के बाद चावल का प्रति केजी मूल्य कितना था। दोनों सवाल देखते हैं। प्रारंभ में यानी प्रारंभ में तो प्रारंभिक निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे तो a बटा के n हो जाएगा, यहाँ पे गुणे यानी कि x बटा के 100 प्लस माइनस x। अब यहाँ पे देखिए a माने कितना है 100 रुपया, कितना केजी है यानी 500 ग्राम आता है, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1 बटा के 2 केजी हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर x के जहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 100 प्लस के क्या करेंगे हम, 100 प्लस के यहाँ पे हम 25 कर देंगे,
अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी 2 इधर है, यहाँ पे बटा है तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा गुणे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 25 बटा के 125। 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 पच्चे 125 और 5 से काटेंगे 5 चौक के 20, तो आ गया 40। तो जो प्रारंभिक मूल्य आया हमारा, प्रारंभिक मूल्य जो आया वो हमारा कितना आ गया, 40 रुपया प्रति केजी, यानी 40 रुपया में उसको 1 केजी मिलेगा। ये तो हमने आपका ए वाला लगाया, बी वाला लगाना है मूल्य परिवर्तित के बाद। तो परिवर्तित के बाद मूल्य, परिवर्तित मूल्य वो हमने आपको बताया ए बटा के एन गुणे यहाँ एक्स बटा के 100 कर दीजिए। ए यानी कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पर वो भी वही होगा 1 बटा के 2 और यहाँ पे गुणे एक्स यानी 25 बटा के 100। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 200 हो जाएगा गुणे यहाँ पे 25 बटा के 100, 1020 1020 25 गुना 50। अब ये 50 रुपया प्रति केजी जो परिवर्तित मूल्य आया वो कितना आ गया, 50 रुपया प्रति केजी। इस तरह से हमने देखा कि जो प्रारंभिक मूल्य है इस वाले सूत्र से अगर हम लगाएंगे, इस वाले फार्मूले से, तो वही वाले परिवर्तित मूल्य इस वाले से लगाएंगे तो आपका बहुत कम समय में जल्दी से लग रहा है, क्योंकि बेसिक मान करके लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो उससे बचने के लिए, समय बचाने के लिए हमको क्या करना है, ये ट्रिक से हम आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से हमने परसेंटेज के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा, जिसमें हमने आज आपको 7 प्रश्नों को हल करके यहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताया कि ऐसे परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ऐसे एग्जाम में यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।